15 सार्वजनिक उत्तरदायित्व और अच्छा दिल। मुझे बाद में खबर हो पाई कि मेरी 5 सूत्री शांति योजना की बीजिंग द्वारा निंदा के तुरंत बाद सितंबर व अक्टूबर 1987 के प्रदर्शन हुए। तिब्बती आज़ादी की बहाली की मांग लेकर हजारों तिब्बती लोग लासा की सड़कों पर आ गए। जैसी उम्मीद की जा सकती थी, चीनी अधिकारियों ने हिंसा व क्रूरता से भरी प्रतिक्रिया की। प्रदर्शन खत्म करने के लिए हथियारबंद पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर कम से कम 19 लोगों को मार डाला और इससे भी ज्यादा घायल हुए। पहले पहल तो चीनी गोली चलाने की बात से ही इनकार करते रहे। 6 महीने बाद उन्होंने माना कि सुरक्षा बलों के कुछ सदस्यों ने भीड़ पर चेतावनी स्वरूप हवा में गोलियां चलाई थीं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इनमें से कुछ गोलियां इधर उधर गिरने के बजाय भीड़ पर जा लगी होंगी। मैंने जब ये बात सुनी तो सोच में पड़ गया कि वे कहीं कोई विशेष गुप्त हथियार की बात तो नहीं कर रहे हैं जिसमें से सिर्फ तिब्बती रक्त पीने वाली गोलियां निकलती हैं। प्रदर्शन तथा उस पर क्रूर व निर्दयी गैस गिरने की खबरें दुनिया भर में फैल गई और 1959 के बाद से तिब्बत पहली बार खबरों की सुर्खियों में आया। घटना का पूरा विवरण मुझे कुछ समय बाद ही मिल पाया, और इसके लिए मैं उन मुट्ठी भर पश्चिमी पर्यटकों का आभारी हूं जो उस वक्त संयोगवश वहां थे। इसके बाद उनमें से 40 पर्यटकों ने एक ग्रुप बनाया और देखे गए अत्याचारों की रिपोर्ट जमा की। इससे मैंने जाना कि दोनों प्रदर्शनों का एक ही स्वरूप था। शुरू में मुट्ठी भर भिक्षु जोखांग मंदिर के आगे नारा लगाने लगे, तिब्बत को आज़ादी दो। शीघ्र ही इनमें सुर मिलाने को सैकड़ों और फिर हजारों लोग आ गए। अचानक सुरक्षा बलों की एक बटालियन आ पहुंची। बिना चेतावनी दिए उन्होंने 60 भिक्षुओं व व्यक्तियों को गिरफ्तार करके थाने में ठूंस दिया, जो आजकल जोखांग के सामने है। भीतर ले जाने से पहले उन्हें बुरी तरह पीटा भी गया। इसी बीच कुछ लोग इनको छुड़ाने की मांग लेकर रक्षा कर्मचारियों के पास गए। अचानक दर्जनों जवान वीडियो कैमरा ले आए तथा भीड़ की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। पहचाने जाने के डर से बहुत से लोगों ने इन वीडियो वालों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कुछ तिब्बतियों ने पुलिस वाहन उल्टकर आग लगानी शुरू कर दी, जबकि हथियारबंद पुलिस वाले गोलियां चलाने लगे। अधिकतर जनता ने संयम का परिचय दिया, लेकिन जब पुलिस वाले बंदूकें छोड़कर भाग गए तो उन्होंने ये हथियार जमीन पर पटक कर तोड़ डाले। खेद है कि इस अक्टूबर 1987 की गड़बड़ी में पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। अपने साथियों को छुड़ाने के लिए हताश प्रदर्शनकारियों ने दरवाजे को जला डाला। उससे पहले पुलिस वाले बार बार बाहर आकर लोगों को भीतर घसीट ले जाते और बुरी तरह पिटाई कर रहे थे। आखिरकार भीड़ छंटी तो कई बच्चों समेत दर्जन भर तिब्बती मरे मिले। उस रात और अगली रातों को सैकड़ों लोगों को घरों से पकड़ा गया। इनमें से अधिकतर को पीटा गया, यातनाएं दी गई और एक रिपोर्ट तो 40 को मृत्युदंड देने की बात भी कहती है। आगे बढ़ने से पहले उन विदेशियों के लिए हार्दिक आभार प्रकट कर लूं जिन्होंने अपने इंसानी भाइयों की कष्ट में सहायता करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। हालांकि उनकी यह मजबूरी न थी। मानव की एकमात्र उम्मीद इस तरह मानवता का प्रदर्शन ही होती है। इनमें से कई भाई बहनों ने गंभीर रूप से घायल तिब्बतियों की मदद के लिए बार बार जान जोखिम में डाली। उन्होंने चीनी वहशीपन के असंख्य कार्यों की तस्वीरें ली तथा गवाही दी। यद्यपि चीनी सरकार ने तत्परता से तिब्बत में उपस्थित न केवल पत्रकारों को बल्कि विदेशियों को भी निकाल दिया, मगर अत्याचारों का समाचार विश्व भर में फैल गया। परिणामस्वरूप कई पश्चिमी सरकारों ने चीन को मानव अधिकारों का सम्मान करने तथा सभी राजनैतिक बंदियों को छोड़ देने के लिए कहा। बीजिंग की सरकार ने कहा कि अशांति उसका अपना अंदरूनी मामला है तथा अपने कार्यों की आलोचना सुनने से इनकार कर दिया। चूंकि अब तिब्बत शेष विश्व से कट गया था, इसलिए मुझे कई महीनों तक थोड़े बहुत समाचार ही मिले। मगर अब हमें पता है कि इन प्रदर्शनों के शीघ्र बाद चीनियों ने बड़े स्तर पर वैचारिक बदलाव लाने के लिए राजनैतिक पुनः शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। उन्होंने अक्टूबर के अंत में एक जवाबी चीन समर्थक प्रदर्शन भी करवाने की कोशिश की और भाग लेने वालों को हफ्ते भर के भत्ते देने का लालच भी दिया, पर कोई भी आगे नहीं आया तो यह इरादा छोड़ना पड़ा। सूचनाओं को बाहर जाने से रोकने के लिए तिब्बत की सीमा भी चीनी सेना ने सील करने पर जोर लगा दिया।
बीजिंग की सरकार ने नेपाल राज्य पर दबाव डाला और उस प्रभुसत्ता संपन्न सरकार ने चीनी जाल से बच निकले 26 तिब्बतियों को गिरफ्तार करके वापस चीन को सौंप दिया। इसी दौरान मुझे एक चीनी स्रोत ने, जो पर्यटकों की तरह करुणा व चीन सरकार के प्रति गुस्से से प्रेरित था, मुझे सूचना दी कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियों चलाने के आदेश यकीनन ही दिए गए थे। 1988 के शुरू में चीनी अधिकारियों ने हमेशा की तरह मोनलम उत्सव मनाने के निर्देश भिक्षु समुदाय को दिए। 1986 में ही इसे 20 वर्षों बाद पुनः जीवित किया गया था, लेकिन भिक्षुओं ने इसे उचित नहीं माना क्योंकि कितने लोग तो जेल में थे। सो उन्होंने इस आदेश का प्रतिरोध किया। तब बीजिंग में केंद्रीय सरकार ने आदेश दिया कि समारोह अवश्य कराए जाएं ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि तिब्बत में हालात सामान्य हैं। इसलिए भिक्षुओं को मजबूर किया गया, लेकिन चीनियों को ज्यादा गड़बड़ियों की आशंका भी थी। 28 फरवरी को BBC ने रिपोर्ट दी, हजारों चीनी सुरक्षा बल लासा क्षेत्र में ले जाए गए हैं और शहर भर की सड़कें बंद हैं। रात को हथियारबंद वाहनों के लंबे काफिले गश्त लगा रहे हैं और लोगों को लाउडस्पीकरों के जरिए घर रहने की सलाह दे रहे हैं। एक संदेश में तो बेरुखी से कहा गया था, यदि तुम दुर्व्यवहार करोगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। उसके बाद मोनलम से हफ्ता पहले राइटर समाचार सेवा के एक समाचार में कहा गया कि 50 सैन्य वाहन और 1000 से ज्यादा चीनी पुलिस दंगाइयों से निपटने को पूरी तरह तैयार होकर जोखांग मंदिर के सामने रिहर्सल कर रही है। बढ़ते तनाव के बीच उत्सव शुरू हो गया। शुरुआती समारोह में बड़ी सैनिक उपस्थिति थी तथा हर भिक्षु के पीछे कोई 10 सुरक्षा कर्मचारी जरूर होंगे। साथ ही सादे वस्त्रों में पुलिस भी वीडियो कैमरे लिए भीड़ में घुसी थी। ऐसा भी लग रहा था कि सुरक्षा बल के कुछ सदस्य भी वेश बदले भीड़ में मौजूद थे। किसी ने सिर घुटा रखा था तो कोई विग पहने था ताकि लोग यह समझे कि ये या तो भिक्षु होंगे या लासा से बाहर के व्यक्ति। शुरू में तो शांति बनी रही, मगर 5 मार्च को कुछ सन्यासी युलू दावा सेरिंग नामक तुल्कू की रिहाई के नारे लगाने लगे, जिसे पिछले अक्टूबर से बिना किसी आरोप के कैद किया हुआ था। फिर प्रार्थना उत्सव के अंतिम भाग में, जिसमें मैत्रेय की मूर्ति को बारखोर के चारों तरफ घुमाया जाता है, जमा हुई भीड़ तिब्बत में चीनी उपस्थिति की निंदा करने लगी तथा पास ही परेड कर रही पुलिस पर पत्थर फेंकने लगी। सुरक्षा बलों ने भी डंडों लाठियों से जवाब दिया। फिर सेना ने फायरिंग शुरू कर दी, मगर इस बार अंधाधुंध नहीं बल्कि छांट कर कई प्रदर्शनकारियों को मारा। भागम भाग में सैकड़ों तिब्बती हताहत हुए। दोपहर के आसपास पुलिस जोखंग पर टूट पड़ी तथा कम से कम 12 भिक्षुओं को काट डाला। एक की तो उन्होंने आंखें निकाल दी और छत से नीचे फेंकने से पहले उसे बुरी तरह पीटा। तिब्बत का पूजाघर कसाईबाड़ा नजर आ रहा था। अब तो लासा के तिब्बतियों में कोलाहल मच गया तथा रात में कोई भी चीनी दुकानें, जिनके मालिक बार बार तिब्बतियों के प्रति नकारात्मक रुख दिखाते थे, जला डाली गई। साथ ही सुरक्षा बलों ने भी हमले किए और सैकड़ों पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों को घसीट ले गए। चूंकि उस समय तिब्बत में मुट्ठी भर पश्चिमी थे और पत्रकार कोई भी न था, सो बहुत थोड़ी खबर समाचार पत्रों तक पहुंची। मुझे भी कई हफ्तों बाद विवरण मिल पाया। इसी बीच ये तो शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि पिछले पतझड़ से इस बार की गड़बड़ी पैमाने में भी ज्यादा थी और गंभीरता में भी। परिणामस्वरूप 2 हफ्तों का कर्फ्यू लगाया गया तथा इसके दौरान 2500 गिरफ्तारियां की गई और लासा की सारी तिब्बती जनता को डराया धमकाया गया। तिब्बती जनता के हताश प्रदर्शन पर मुझे फिर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, मगर चीन के हिंसक प्रत्युत्तर पर मुझे धक्का जरूर लगा। विश्व ने वही नाराजगी भरी राय प्रकट की थी और बहुत कम सूचना उपलब्ध होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय प्रेस ने इस अशांति को खूब महत्व दिया था। उधर चीनी सरकार की राय पहले जैसी थी कि यह बीजिंग सरकार का अंदरूनी मामला है। उन्होंने प्रदर्शनों की निंदा प्रतिक्रियावादी, अलगावादी कहकर की थी तथा मुझे खतरनाक अपराधी बताया था। उन्होंने कहा कि दलाई लामा ने ही दंगाइयों को उकसाया था और उसी ने दंगों की खातिर तिब्बत में अपने एजेंट भेजे थे। इसकी तो मुझे उम्मीद थी ही, मगर मैं परेशान इस बात पर था कि दोनों प्रदर्शनों में विदेशियों की महत्वपूर्ण भूमिका का आरोप चीनी खुल्लमखुल्ला लगाने लगे थे।
मुझे मोनलम प्रदर्शनों की पूरी सूचना ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लॉर्ड एनलस से मिली, जो लासा में मोनलम के लगभग 1 महीने बाद पहुंचे थे। बीजिंग सरकार द्वारा मंजूर स्वतंत्र प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में वह तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति की जांच करने गए थे। उन्हें अपनी टीम के सदस्यों के साथ ये देखकर आघात लगा कि तिब्बती जनता के विरुद्ध गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन जारी हैं। इन सदस्यों को प्रदर्शनों के बाद कैदियों के उत्पीड़न तथा शारीरिक अपमान के भी अखंडनीय प्रमाण मिले, जिनका पूरा विवरण उन्हें असंख्य चश्मदीद गवाहों से मिला। इंटरनेशनल अलर्ट नामक संगठन द्वारा प्रकाशित उनकी रिपोर्ट में इस कांड की व्याख्या एक संकट जिसे तीव्र व सकारात्मक प्रत्युत्तर चाहिए के रूप में की गई थी। जिस समय वह तथ्य खोजी मिशन तिब्बत में था, मैं उस वक्त तिब्बती बौद्ध मत में रुचि रखने वाले कई गुपों के न्योते पर ब्रिटेन गया हुआ था। वहां रहते मैं तिब्बती दुर्दशा के बारे में मीडिया की तीव्र व सहानुभूतिपूर्ण रुचि से बहुत प्रभावित हुआ। बाद में 1988 में यूरोपियन पार्लियामेंट में मेरे भाषण के लिए कुछ राजनीतिज्ञों के आमंत्रण पर भी मैं बहुत प्रसन्न हुआ। संयोगवश उसी वक्त कई पश्चिमी नेता तिब्बत के भविष्य पर मुझसे वार्ता के लिए चीन को कह रहे थे। ये सोचकर कि इस आमंत्रण से मुझे अपनी 5 सूत्री शांति योजना पुनः बताने तथा विशेषकर इसके 5वें अंक के विस्तार का मौका मिल रहा है, मैंने स्वीकृति दे दी। जून 1988 को स्ट्रॉसबर्ग में अपने वक्तव्य में मैंने कहा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में सारा तिब्बत चीन के पीपुल्स रिपब्लिक के संगठन में रह सकता है। विदेशी मामलों व सीमित रक्षा निर्देश भी तब तक बीजिंग से मिलते रहें जब तक क्षेत्रीय शांति कॉन्फ्रेंस न हो। उसके बाद सारा तिब्बत शांति का क्षेत्र कहलाएगा। मैंने ये भी साफ कर दिया था कि चीनी अधिकारी जहां कहीं भी चाहे निर्वासन की तिब्बती सरकार उनसे वार्ता को तैयार है। लेकिन मैंने इस बात पर जोर दिया था कि यह सिर्फ प्रस्ताव भर है। अंतिम निर्णय तो मैं नहीं बल्कि तिब्बती जनता ही लेगी। बीजिंग का रुख फिर नकारात्मक रहा। मेरे वक्तव्य की निंदा की गई तथा मुझे बोलने देने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट की कड़ी आलोचना की गई। हाँ, 1988 के पतझड़ में एक अच्छी बात ये हुई कि चीनियों ने इशारा किया कि वे तिब्बत के भविष्य पर दलाई लामा से बातचीत करना चाहते हैं। पहली बार उन्होंने केवल दलाई लामा की हैसियत की बात नहीं करनी चाहिए थी बल्कि तिब्बत की भी बात करनी चाहिए थी। जगह मुझे चुननी थी। मैंने तुरंत एक टीम नामांकित करके कहा कि बातचीत 1989 की जनवरी में जेनेवा में हो सकती है। जेनेवा चुनने के पीछे कारण सिर्फ इतना था कि मेरी उपस्थिति की जरूरत होने पर मैं स्वयं वार्ता में भाग ले सकता था। दुर्भाग्य से बातचीत पर सिद्धांततः सहमत होने से पहले ही चीनियों ने शर्तें तथा इतराज लगाने शुरू कर दिए। शुरू में तो उन्होंने बीजिंग में वार्ता के लिए जोर दिया, फिर शर्त लगाई कि वार्ता टीम का सदस्य कोई विदेशी नहीं होगा। आगे कहने लगे कि वे निर्वासन में तिब्बती सरकार के किसी कर्मचारी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वे इसे मान्यता नहीं देते। फिर उन्होंने कहा कि वे उससे भी बात नहीं करेंगे जिसने कभी तिब्बती आज़ादी की मांग की हो। आखिरकार कहने लगे कि वे सिर्फ मुझसे ही बात करेंगे। मुझे बड़ी निराशा हुई। बातचीत का वादा करके अब वे इसे असंभव बना रहे थे। जब मैं चीनियों से बात करने का अनिच्छुक नहीं था तो पहले मेरे प्रतिनिधियों से प्रारंभिक बात करने की तुक भी थी। आखिरकार जेनेवा पर सहमति हो गई, मगर जनवरी 1989 आया और आकर यूं ही चला गया। 28 जनवरी 1989 को समाचार आया कि पंचेन लामा बीजिंग से तिब्बत की यात्रा में मर गए। यात्रा से पहले वे लगातार बीजिंग में ही रहते रहे। वे केवल 53 साल के थे। मैं बहुत उदास हुआ। मैंने महसूस किया कि तिब्बत ने एक सच्चा स्वतंत्रता सेनानी खो दिया। इस बात से इनकार नहीं कि कुछ तिब्बती उन्हें विवादास्पद व्यक्ति मानते थे। दरअसल 1950 के दशक के शुरू में जब वो बहुत छोटे ही थे तब मुझे शक हुआ था कि चीनियों के पक्ष में होकर वह स्थिति अपने पक्ष में करने की सोचते हैं, मगर मुझे विश्वास है कि उनकी देशभक्ति सच्ची थी। और यद्यपि चीनियों ने 1978 में उन्हें जेल से रिहा करने के बाद कठपुतली की तरह प्रयोग किया था तो भी वह आखिर तक उनका विरोध करते रहे। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार उन्होंने एक भाषण मृत्यु से पहले दिया जो चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत में की गई कई गलतियों का कड़ा आलोचक था। ये वीरतापूर्ण आखिरी कार्य था।
2 दिन बाद वह आखिरी बार ताशिलहुम्पो मठ में आए, जहां अपने पूर्वाधिकारियों की समाधियों को पवित्र करने के शीघ्र बाद उन्हें घातक हृदयाघात लगा। कईयों ने महसूस किया कि पंचेन लामा की मृत्यु संकेत थी उनके सच्चे आध्यात्मिक स्वामी होने की। यद्यपि मैं उनकी मृत्यु से पहले उनसे नहीं मिल पाया, मगर मैंने 3 बार पंचेन लामा से फ़ोन पर बात की थी। 2 बार मैंने पेचिंग में उनके दफ्तर में बात की थी, जहां उन्हें राष्ट्रीय असेंबली में नियुक्त किया गया, और 1 बार तब जब वह बाहर गए थे। पेचिंग में उसकी बातचीत पर कान रखे जा रहे थे। मुझे इस बात का पता था क्योंकि दूसरी बात के कुछ हफ्तों बाद इस वार्ता को थोड़ा संपादित करके चीनी अखबारों में छापा गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपने अनुचर को पूर्व निर्धारित समय पर चकमा देकर अकेले में बात की थी। मैं उस समय जर्मनी में था। हम ज़्यादा देर बातें नहीं कर पाए, मगर इससे मैं आश्वस्त हो गया था कि पंचेन लामा अपने धर्म, जनता और देश के प्रति सच्चे रहे। इसलिए जब मैंने लासा से उनके बारे में बुरी खबरें सुनी तो मुझे चिंता न हुई। वहाँ व्यापार में काफ़ी रुचि लेने के कारण उसकी आलोचना हो रही थी। ये भी कहा जाता था कि उन्होंने एक पत्नी भी बना ली है। उनकी मृत्यु के बाद दाह संस्कार के लिए मुझे चीन की एक बौद्ध सोसाइटी का निमंत्रण मिला। इसका अर्थ था सरकारी यात्रा पर चीन जाना। मैं जाना तो बहुत चाहता था, मगर यह सोचकर झिझक गया कि यदि मैं गया तो जरूर तिब्बत के बारे में कोई वार्ता होगी। योजनानुसार जेनेवा वार्ता हो गई होती तो मैं इसे ही सही अवसर मानता, लेकिन मैंने इन परिस्थितियों में जाना अनुचित समझा और खेद सहित इनकार कर दिया। इसी बीच चीन की टालमटोल का अवश्यंभावी नतीजा निकला। 5 मार्च 1989 के बाद लासा में 3 दिन और प्रदर्शन हुए। मार्च 1959 से भरे असंतोष की वजह से दसियों हजार लोग सड़क पर उतर आए। अपनी रणनीति बदलकर चीनी सुरक्षा बल पहले दिन किनारों पर रहकर ही वीडियो फिल्म लेते रहे, जो उस रात टीवी पर दिखाई गई। अगले दिन उन्होंने डंडों तथा अंधाधुंध गोलियों का सहारा लिया। गवाहों ने उन्हें तिब्बती घरों में स्वचालित हथियार चलाकर पूरे परिवारों को ही खत्म करते देखा। बदकिस्मती से तिब्बतियों ने बदले में न केवल पुलिस और सुरक्षा बलों पर बल्कि कुछ मामलों में निर्दोष चीनी नागरिकों पर भी हमला किया। इससे मैं बहुत उदास हुआ। तिब्बतियों को हिंसा का सहारा लेने की क्या जरूरत थी? यदि चीनी चाहते तो अपने 100 करोड़ लोगों की सहायता से हमारी 60 लाख जनता का समूल नाश कर सकते थे। यदि जनता अपने दुश्मनों को समझने की कोशिश करती तो ज़्यादा सकारात्मक होता। माफ़ करना सीखना ज़्यादा फायदेमंद है, न कि यह कि उत्तेजना पर पत्थर उठाया और मारकर गुस्सा निकाल लिया। लेकिन असलियत में मैं यह मानता हूँ कि सबसे कठिन परिस्थितियों में ही अपने और दूसरों के लिए अच्छा करने की संभावना होती है। मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसे शब्द ज़्यादातर लोगों को यथार्थवादी नहीं लगेंगे। ये बहुत ज़्यादा कुर्बानी की मांग हुई। तिब्बतियों से यह कुर्बानी मांगना ठीक नहीं, क्योंकि वे अपना दैनिक जीवन इतने कष्टों में बिता रहे हैं कि चीनियों से प्यार नहीं कर सकते। इसलिए भले ही मैं हिंसा को माफ़ नहीं करूँगा, मगर फिर भी इतना तो मानता हूँ कि थोड़ी बहुत मात्रा में तो ये होगी ही। दरअसल मैं अपनी जनता के साहस की प्रशंसा भी करता हूँ और सम्मान भी। प्रदर्शनों में शामिल होने वाले अधिकतर औरतें, बच्चे व वृद्ध थे। क्योंकि पहली रात सैकड़ों पुरुष पकड़ लिए गए थे, सो दूसरे और तीसरे दिन उनके परिवार प्रदर्शन करते रहे। उनमें से कई अब मर चुके होंगे, काफ़ी जेलों में होंगे और रोजाना पिटाई व यातना झेल रहे होंगे। भला हो उन थोड़े से बहादुर विदेशियों का जो उस समय लासा में मौजूद थे। इनमें से कुछ को थोड़ी बहुत दिक्कत भी हुई, लेकिन उनके कारण इस प्रदर्शन की खबरें तुरंत बाहर की दुनिया तक पहुंच गई। पहले की तरह तिब्बत को भरपूर समर्थन मिला। अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय संसद ने चीनी प्रतिशोध की निंदा की, जिसके कारण कम से कम 250 निहत थे। तिब्बतियों को मार दिया गया था और असंख्य घायलों की तो गिनती ही क्या। कई सरकारों ने गंभीर चिंता प्रकट की और इसके बाद 8 मार्च को थोपे गए मार्शल लॉ की व्यापक आलोचना हुई। लासा में मार्शल लॉ लागू करने का चीन का विचार भयानक था, क्योंकि 26 अक्टूबर 1951 के बाद से ही लासा शहर सैनिक शासन में था। लासा में जब पहले चीनी सैनिक आए थे तब वे इस शहर को बूचड़खाने में, हिमालयी शिया कारगाहों में बदलना चाहते थे।
इसलिए 2 दिन बाद तिब्बती जनक्रांति की 13वीं वर्षगांठ पर मैंने देंग सियाओपिंग को अपील भेजी कि वह मार्शल लॉ उठवाने के लिए तथा निर्दोष तिब्बतियों के दमन को रुकवाने के लिए दखल दें। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। लासा में प्रदर्शनों के कुछ हफ्तों के भीतर ही चीन में भी जनक्रांति हुई। मैंने वहां की खबरों को अविश्वास व भय से सुना और खास बेचैन तब हुआ जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये विद्यार्थी प्रतिभावान, गंभीर और निर्दोष थे तथा अभी पूरा जीवन उनके सामने था। उनकी टक्कर थी उस सरकार से जो पूर्णतया अड़ियल, क्रूर व रूखी थी। साथ ही मैं चीनी नेतृत्व की प्रशंसा किए बिना न रह सका। उन धूर्त, मूर्ख वृद्धों की जो इस भयानकता और संकल्प के साथ अपने विचारों से चिपके थे, ये जानते हुए भी कि उनकी व्यवस्था चरमरा रही है और साम्यवाद विश्व भर में असफल हो रहा है। इसके बावजूद भी कि मुख्य द्वार पर लाखों प्रदर्शनकारी हैं, वे अपनी आस्था को थामे हुए थे। प्रदर्शन खत्म करने के लिए आखिरकार जब सेना लगा दी गई तो मेरा व्याकुल होना स्वाभाविक ही था। लेकिन राजनैतिक रूप से यह गणतांत्रिक आंदोलन के लिए एक अस्थायी धक्का ही था। हिंसा का सहारा लेकर चीनी अधिकारियों ने जनता का छात्रों के प्रति प्रशंसा भरा दृष्टिकोण बनाने में मदद ही की थी। ऐसा करके उन्होंने चीन में साम्यवाद का जीवन आधे से 2/3 घटा दिया था। साथ ही उन्होंने संसार को अपने तरीकों की सच्चाई भी दिखा दी थी कि चीन द्वारा मानवाधिकारों के दुरुपयोग के तिब्बती दावे पर अब और अविश्वास नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्तर पर मुझे देंग सियाओपिंग के लिए थोड़ा सा अफसोस है। उसकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की पूर्ति अब संभव नहीं, क्योंकि 1989 के नरसंहार के बिना उसका नाम इतिहास में अपने देश के महान नेताओं में होता। मैं उसके उपनेताओं पर भी अफसोस करता हूं, जिन्होंने एक दशक के छवि निर्माण की मेहनत के बाद अनजाने में ही दुनिया भर में चीन की प्रतिष्ठा नष्ट करा ली। ऐसा लगता है कि वे लोगों में प्रचार करने के बजाय खुद ही के प्रचार में ज्यादा लगे रहे। जहां दुनिया में अन्यत्र अद्भुत बातें हो रही थी, वहीं दूसरी ओर 1989 में लासा में मार्शल लॉ लागू किया गया। इस बात ने उतना उदास कभी न किया जितना तब जब पतझड़ में अमेरिका की एक यात्रा में मुझे पता चला कि मुझे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। हालांकि इस खबर से मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, मगर मैंने समझा कि इसका मतलब तिब्बती जनता के लिए काफ़ी होगा। आखिरकार इस पुरस्कार के वास्तविक विजेता तो वही थे। करुणा और क्षमा तथा प्यार के महत्व की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को देख मुझे संतोष होता है। और फिर मुझे इस बात की भी खुशी थी कि कई देशों के लोग स्वयं जान रहे थे कि शांतिपूर्ण परिवर्तन भी संभव है। भूतकाल में लोगों को अहिंसक क्रांति का विचार शायद आदर्शवादी और अव्यावहारिक लगता था, लेकिन इसके विपरीत इस उत्साहजनक प्रमाण से मुझे सुख मिला। चेयरमैन माओ ने एक बार कहा था कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नाल से निकलती है। वह पूरा ठीक नहीं था, क्योंकि बंदूक की नली से मिली सत्ता कुछ समय काम देती है। अंत में जीत जनता की सच्चाई, न्याय, आज़ादी तथा प्रजातंत्र के प्रति प्यार की होती है। सरकारें बेशक कुछ भी करें, लेकिन अंत में जीत मानव उत्साह की ही होती है। इस सच्चाई का प्रत्यक्ष अनुभव मुझे उस दिन हुआ जब मैं 1989 के अंत में बर्लिन गया, जिस दिन इगोन क्रांस की हार हुई थी। पूर्व जर्मन अधिकारियों के सहयोग के कारण ही मैं दीवार के पास जा सका। मैं वहां खड़ा अभी भी संचालित एक सुरक्षा चौकी के सामने देख रहा था कि एक बूढ़ी औरत ने मुझे चुपचाप एक लाल मोमबत्ती ला दी। भावनाभिभूत होकर मैंने इसे जलाकर उठा लिया। एक पल तो यह नन्ही नाचती ज्वाला थरथराई, मगर यह जलती रही और मेरे आस पास की भीड़ मेरे हाथों को छूने का प्रयास करने लगी, और मैं प्रार्थना करता रहा कि करुणा व जागरूकता की ज्योति संसार को प्रकाशमय कर दे तथा भय और दमन का अंधेरा दूर हटे। इस पल को मैं हमेशा याद रखूंगा। कुछ ही हफ्तों बाद भी ऐसी ही एक घटना हुई जब मैं चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति हावेल का मेहमान बना, जो राजनीतिक गतिविधियों के कारण जेल की सजा से छूटकर ही आए थे और राष्ट्रपति हो गए थे। पहुंचने पर भावुक भीड़ ने मेरा स्वागत किया। कई लोगों ने जब हाथ हिलाया और विजय संकेत दिया तो उनकी आंखों में आंसू थे, और मैंने उस समय देखा कि वर्षों के अधिनायकवाद के बावजूद ये जिंदगी से लोग भरपूर थे और नवविजित आज़ादी से खूब प्रसन्न। मैंने चेकोस्लोवाकिया में आमंत्रित होने से सम्मानित महसूस किया।
मुझे न केवल एक राज्य के अध्यक्ष ने पहली बार बुलाया था बल्कि उस व्यक्ति ने भी बुलाया था जो हमेशा सत्य को समर्पित रहा था। मुझे नए राष्ट्रपति बहुत भद्र, पूर्णतया ईमानदार, विनम्र और हास्य से भरपूर लगे। उस शाम डिनर में वह बियर का गिलास पीते तथा सिगरेट थामे बता रहे थे कि वह छठे दलाई लामा के समान हैं, दुनियादारी के प्रति लगाव वाले। इससे मुझे चेकोस्लोवाकिया में एक और क्रांति की संभावना लगी कि भोजन के समय धूम्रपान कम किया जाए। लेकिन राष्ट्रपति ने इससे भी ज्यादा इस बात से प्रभावित किया कि उनमें दिखावे की आदत नहीं थी। अपने नए पद से वह अप्रभावित लग रहे थे और उनकी निगाहें तथा बातें सच्चाई की झलक दे रही थीं। एक अन्य व्यक्ति जिनसे 1990 के शुरू में मैं मिला और बहुत प्रभावित हुआ वह थे बाबा अटे, जिन्होंने दक्षिणी भारत में एक गांव की स्थापना की थी। उस बंजर व सुनसान जमीन पर उन्होंने एक गांव बसा दिया था जो वृक्षों, गुलाब के बगीचे, सब्जी की बगीची से घिरा था और जहां वृद्ध आश्रम, स्कूल तथा वर्कशॉप भी थे। इतनी उपलब्धि ही काफ़ी है, मगर इसमें विस्मरणीय बात तो यह है कि पूरा गांव अपंग लोगों ने बसाया था। मैं इसमें घूमा और इस बात से प्रभावित हुआ कि वहाँ ऐसा कुछ भी न था जिसमें अपंगता के कारण कोई कमी हो। एक छप्पर में एक श्रमिक साइकिल मरम्मत कर रहा था। कुष्ठ पीड़ित हाथों में छेनी हथौड़ा थामे वह पूरी ताकत के साथ जुटा था और मुझे लगा कि दिखावा कर रहा है। लेकिन उसके भरपूरे आत्मविश्वास ने साफ कर दिया कि जोश और उचित संगठन हो तो ये लोग इज्जत पा सकते हैं और समाज के उत्पादक सदस्य बन सकते हैं। बाबा अटे अतिविशिष्ट व्यक्ति हैं। लंबे जीवन में उन्होंने खूब शारीरिक कष्ट उठाए हैं। वह स्वयं भी वास्तव में निर्बल हैं। रीढ़ की डी में दिक्कत के कारण वह या तो लेटे रह सकते हैं या सीधे खड़े हो सकते हैं। तो भी उनमें इतनी ऊर्जा है कि उतना काम में स्वस्थ होने के बावजूद नहीं कर सकता। मैं उनका हाथ थामे चारपाई पर बैठा था और वह लेटे लेटे बातें कर रहे थे। तब मैंने देखा कि वह सचमुच ही करुणा की मूर्ति हैं। मैंने उन्हें बताया कि जहां मेरी करुणा महज बातों तक ही सीमित है, उनकी करुणा उनके हर काम में चमकती है। इस पर बाबा ने कहानी बताई कि कैसे उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने एक कोढ़ी देखा जिसकी आंखों की जगह अब केवल कीड़े रेंग रहे थे। उनके लिए यही बहुत था। मानवता के ऐसे उदाहरण मुझे यकीन दिलाते हैं कि चीन के पीपुल्स रिपब्लिक द्वारा एक दिन मेरी जनता के भी कष्टों का अंत होगा। क्योंकि कई करोड़ चीनी हैं। उनमें से यदि कुछ हजार क्रूरता में लगे होंगे तो कई लाख चीनी दयालुता भी कर रहे होंगे। खैर, मैं तिब्बत की वर्तमान हालत नहीं भूल सकता क्योंकि आज असंतोष तथा दमन लासा तक ही सीमित नहीं है। सितंबर 1987 और मई 1990 के बीच कोई 80 से ज़्यादा अलग अलग प्रदर्शनों की खबरें मिली हैं। कईयों में मुट्ठी भर से ज़्यादा प्रदर्शनकारी भी न थे और सभी का अंत रक्तपात में भी नहीं हुआ। परंतु परिणामस्वरूप मेरे देशवासी आतंक के नए राज में पिस रहे हैं। स्वयं राजधानी में, जहां अब चीनी संख्या तिब्बतियों से ज़्यादा है, पिछले दिनों टैंक देखे गए हैं और एम्नेस्टी इंटरनेशनल तथा एशिया वॉच जैसे संगठनों ने ताज़ा रिपोर्ट दी है कि पूरे तिब्बत में क्रूर दमन जारी है। बिना औचित्य गिरफ्तारी, पिटाई और यातना, कैद तथा बिना मुकदमे के फांसी अब चीनी अधिकारियों के व्यवहार के लक्षण बन चुके हैं। गुनाहों की इस सूची में कुछ तिब्बती साक्ष्य भी जोड़ दूं, जो किसी प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार हुए तथा जिनसे दुर्व्यवहार हुए और उसके बाद वे भारत आने में सफल हो गए। एक, जो अपने परिवार पर बदले के भय से नाम गुप्त रखना चाहता है, उसने मानवाधिकार जांचकर्ताओं को बताया कि लंबे समय तक किस प्रकार उसे कोठरी में नंगा तथा हथकड़ियों में रखा गया था और इस दौरान उसे शारीरिक तथा मौखिक यातनाएं दी गई। यदाकदा शराबी गार्ड उसकी कोठरी में आते और उसे पीटते। एक रात उसके सिर को तब तक दीवार से टकराया जाता रहा जब तक कि उसकी नाक से लहू न आ गया। उस समय वह होश में था। उसने ये भी बताया कि गार्ड शराब के नशे में उसे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के लिए निशाने के रूप में प्रयोग करते थे। जांच के दौरान उससे यह मनवाने के लिए कि उसने प्रदर्शनों में भाग लिया था, उसे कई बार भूखा और ठंडी कोठरी में अकेला छोड़ दिया जाता। उसे पकड़े जाने के बाद 5वें दिन भोर होने पर जगाया गया तथा जेल की चारदीवारी में बने जांच केंद्र में ले जाया गया। 2 गार्डों ने उसे नीचे से दबा लिया,
तीसरे ने घुटनों के बल बैठकर उसका सिर दोनों हाथों से पकड़ा तथा 10 मिनट तक उसकी कनपटी नीचे टकराता रहा। तब उसने ये भी बताया कि उसे यातना के तथाकथित तरीके उड़ता हवाई जहाज कैसे बनाया गया। मुझे जमीन से उठाकर 2 सैनिक मेरी बाहों को रस्सियों से बांधने लगे। इस लंबी रस्सी के बीच एक धातु का छल्ला था जिसे मेरी गर्दन के पीछे लगा दिया। रस्सी के दोनों सिरे मेरे कंधों के सामने से निकालकर बहुत कसकर मेरी बाहों से लपेटे और आखिर में मेरी उंगलियां फंसा दी गई। एक सैनिक ने फिर दोनों सिरे मेरे पीछे छल्ले से निकालकर मेरी बाहें कंधों के पास फंसा दी। रस्सी से लटकाकर उसने मेरी कमर में घुटना अड़ाकर खूब दर्द किया। इस रस्सी को उसने छत की कुंडी में अटकाकर नीचे खींचा ताकि मैं यूं लटकता रहा कि पंजे फर्श को छू भर रहे थे। मैं फिर होश खो बैठा। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कितनी देर मेरा जहाज बनाया, क्योंकि होश आने तक मैंने पाया कि मैं कोठरी में नंगा पड़ा हूँ, हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ थीं। 4 दिन बाद उसे इसी स्थिति में नंगे ही बाहर ले जाया गया, मगर बेड़ियाँ खोल दी गई थीं। उसे जांच कक्ष में न ले जाकर वृक्ष से बांध दिया गया। एक सैनिक ने मोटा रस्सा लेकर मुझे वृक्ष से बांध दिया। रस्सा मेरी गर्दन से लेकर टखनों तक लपेटा गया। एक सैनिक ने पीछे वृक्ष पर पांव अड़ाकर रस्सा खूब खींचा। चीनी सैनिक वृक्ष के पास बैठे लंच लेते रहे। तब एक ने उठकर प्याले की बची खुची सब्जियां और मिर्चें मेरे मुंह पर दे मारी। मिर्चें आंखों में घुसी तो मुझे और भी तकलीफ हुई। इसके बाद खोलकर मुझे कोठरी में ले जाया गया, लेकिन चलना बड़ा मुश्किल था और मैं लड़खड़ा रहा था। जितनी बार मैं गिरा उतनी ही बार मुझे पीटा गया। एक और छूटे कैदी ने बताया कि जब प्रदर्शन हो रहा था तब पुलिस ने उसे बार बार बिजली के झटके दिए। एक युवा के मुंह में बिजली की छड़ घुसा दी गई जिससे उसका मुंह खूब सूज गया था। एक भिक्षुणी ने जांचकर्ताओं को बताया कि यह छड़ उसकी योनि तथा गुदा में कैसे डाली गई थी। हालांकि इस तरह की सूचनाओं से चीनी जनता के चरित्र का अंदाजा लगाना किसी के लिए आसान हो सकता है, मगर यह गलत होगा। लेकिन इस तरह की नैतिक भ्रष्टता से आंखें भी नहीं मूंदी जा सकीं। यद्यपि मैं ज्यादा निर्वासन में रहा हूं और इस पूरे समय मैंने चीनी मामलों में रुचि भी ली है, परिणामस्वरूप चीन पर नजर रखने वाले व्यक्ति के रूप में मेरा अनुभव भी अच्छा खासा हो गया है। लेकिन फिर भी चीनी दिमाग में क्या है मैं अभी तक नहीं समझ पाता हूँ। जब मैंने शुरू 1950 के दशक में चीन यात्रा की थी तो देखा कि अधिकतर लोगों ने समाज बदलने के लिए सर्वस्व त्याग किया है। कईयों के शरीर पर श्रम के निशान थे और ज्यादातर सैद्धांतिक व्यक्ति थे जो अपने विशाल देश में हरेक का सच्चा भला चाहते थे। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने पार्टी व्यवस्था बनाई जिसमें वे एक दूसरे के बारे में हर छोटी सी बात, यानी किसे कितने घंटे सोने की जरूरत है, तक जानते थे। वे अपने आदर्शों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और उनका नेता माओ त्से-तुंग विशाल दृष्टि वाला और कल्पनाशील व्यक्ति था जो सकारात्मक आलोचना का महत्व जानता समझता और इसके लिए प्रोत्साहित भी करता था। लेकिन थोड़े ही समय में नया प्रशासन छोटे मोटे झगड़े विवादों में उलझने लगा। मैंने इसे अपनी आंखों के सामने होते देखा। शीघ्र ही वे तथ्यों की जगह गप मारने लगे और जहां अच्छे प्रदर्शन की जरूरत होती वहां झूठ का सहारा लेते। जब 1956 में चांग एन लाई भारत आया था और उस मौके पर मैंने इस खौफ के बारे में बात की तो उसने फिक्र न करने को दिलासा दिया था कि सब ठीक हो जाएगा। मगर ठीक होना तो दूर हालत और भी बिगड़ती चली गई। 1957 में जब मैं तिब्बत लौटा तो मैंने चीनी अधिकारियों को खुल्लम खुला मेरी जनता को प्रताड़ित करते देखा। हालांकि मुझे निरंतर आश्वस्त भी किया जाता कि वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वे हमेशा की तरह बिना हिचकिचाए झूठ बोलते रहे और कोर में खाज ये कि ज्यादातर दुनिया उनकी गप्पों पर विश्वास करने को तैयार थी। तब 1970 के दशक में कई पश्चिमी राजनीतिज्ञों को तिब्बत ले जाया गया जो ये कहते लौटे कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। सच्चाई यह है कि चीनी आक्रमण के बाद से बीजिंग की नीतियों के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप कोई 12 लाख तिब्बती मारे गए होंगे। जब 1965 में तिब्बत पर प्रस्ताव अपनाया गया तो संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि मेरी मातृभूमि पर चीनी आधिपत्य के लक्षण हैं जिनमें कत्ल, बलात्कार, निरंकुश कैद,
उत्पीड़न और क्रूरता तथा भारी पैमाने पर तिब्बत में अमानवीय व अपमानजनक व्यवहार सभी शामिल हैं। मैं समझा सकने में असमर्थ हूँ कि इतने भद्र व्यक्तियों के आदर्श इस बेतुके वहशीपन में कैसे बदले। नहीं, मैं ये समझ पाता हूँ कि चीनी नेतृत्व में जिन्होंने तिब्बती जाति के समूल विनाश की राय दी उनकी प्रेरणा क्या रही होगी। ऐसा लगता है कि चीन ऐसा देश है जो अपना धर्म खो बैठा है, जिससे साम्यवाद के नाम पर चीनी जनता ने पिछले 41 वर्षों में अकथनीय तकलीफें सही हैं। साम्यवाद का अनुसरण मानव इतिहास के प्रयोगों में सबसे बड़ा प्रयोग रहा है, और मैं भी इनकार नहीं करता कि शुरू में तो मैं भी इसकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुआ था। शीघ्र ही मैंने जान लिया कि यद्यपि साम्यवाद जनता की सेवा करने का दावा करता है, जनता जिसके लिए जनता होटल है, जनता अस्पताल है वगैरह वगैरह, मगर दिक्कत यह है कि यहाँ जनता का मतलब सारी जनता नहीं बल्कि बहुत थोड़े से ऐसे लोग हैं जिनके दृष्टिकोण को ही जनता का दृष्टिकोण बताया जाता है। साम्यवाद की जातियों की थोड़ी सी जिम्मेवारी पश्चिम पर भी है। इन्होंने जिस वैमनस्य से पहली मार्क्सवादी सरकारों का स्वागत किया उसका आंशिक हिसाब अपनी सुरक्षा हेतु उठाए गए हास्यास्पद सावधानी वाले कदमों से है। वे हर व्यक्ति हर चीज के प्रति शंकित हो उठे और शंका से भयावह अप्रसन्नता होती है, क्योंकि ये विश्वास करने के मुख्य मानव स्वभाव के विपरीत है। इस संबंध में मैं उदाहरण देता हूं कि 1982 में मॉस्को यात्रा के दौरान क्रेमलिन में लेनिन के कमरे में मेरी हालत कितनी बेतुकी हुई थी। मुझे एक सादी वर्दी वाला सुरक्षा कर्मचारी देखे जा रहा था जो एकदम गोली मार देने की पोजीशन में तैयार था, और एक महिला गाइड बड़े मशीनी ढंग से मुझे रूसी क्रांति का इतिहास बताए जा रही थी। मेरे राजनैतिक झुकाव की जहां तक बात है, मैं मेरे ख्याल से आज भी आधा मार्क्सवादी हूँ। मानवतावादी ढंग से पूंजीवाद का पालन किया जाए तो मेरा इससे कोई झगड़ा नहीं है, मगर मेरा झुकाव ज्यादा समाजवाद तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद की तरफ है, क्योंकि ये बौद्ध सिद्धांतों के अनुरूप हैं। मेरे लिए मार्क्सवाद का एक और आकर्षण उसका यह विश्वास है कि मनुष्य अंततः अपनी तकदीर का खुद जिम्मेवार है। यही बौद्ध विचार झलकता है। लेकिन इस सब के विरुद्ध तथ्य ये भी है कि जो देश पूंजीवादी नीतियों को लोकतांत्रिक ढांचे में रखते हैं वे उनसे ज्यादा मुक्त हैं जो साम्यवादी आदर्शों को पाने की कोशिश में लगे हैं। इसलिए अंततः मैं मानवतावादी सरकार के पक्ष में हूँ, क्योंकि इसका उद्देश्य समाज के उत्पादक सदस्यों की जितनी सेवा करने का होता है उतनी ही छोटे वृद्धों व अपंगों की भी करने का होता है। ये तो मैं कह चुका कि मैं आधा मार्क्सवादी हूँ, लेकिन यदि कोई सचमुच के चुनाव में वोट डालने को कहे तो मैं पर्यावरण के प्रति सजग पार्टी को वोट दूं। हमारे विश्वास में पिछले दिनों में प्रकृति के महत्व के प्रति काफी जागरूकता बढ़ी है। इसमें पवित्रता जैसी कोई बात नहीं है। जिस तरह हम घर का ध्यान रखते हैं उसी तरह ग्रह का भी रखें। चूंकि हम प्रकृति से बने हैं, इसलिए इसके विरुद्ध जाने में कोई तुक नहीं है। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि पर्यावरण धर्म या नीति या नैतिकता का मसला नहीं है, ये तो विलासिताएं हैं जिनके बिना हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन पर्यावरण के विरुद्ध होकर हम जी भी न पाएंगे। हमें ये बात माननी ही पड़ेगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो इंसान भी तकलीफ पाएगा। जिस तरह हम जिंदा हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी जीना चाहेंगी। अन्य मानव अधिकारों की तरह स्वच्छ पर्यावरण भी एक अधिकार है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जैसा वातावरण हमने पाया उसे यदि और अच्छा न बना पाए तो कम से कम नई पीढ़ी को वैसा ही स्वस्थ वातावरण तो दें ही। ये प्रस्ताव उतना कठिन है नहीं जितना दिखता है, क्योंकि एक व्यक्ति की तो काम की सीमा हो सकती है मगर सारी दुनिया मिलकर कुछ भी हासिल कर सकती है। ये हम में से हर एक पर निर्भर है कि जितना कर पाएं करें। कमरे में से जाते जाते जलती बत्ती बुझा जाने में भला क्या जोर लगेगा। यहाँ आकर मैं बौद्ध भिक्षु होने के नाते विश्वास करता हूँ कि दैनिक आचरण में कर्म का सिद्धांत बड़ा फायदेमंद है। एक बार कोई उद्देश्य और प्रभाव में संबंध समझ ले तो वह अपने व दूसरों पर होने वाले प्रभावों के प्रति ज्यादा जागरूक हो सकता है। इस प्रकार तिब्बत की निरंतर त्रासदी के बावजूद मुझे दुनिया में काफी भलाई नजर आती है।
मुझे विशेषकर इस बात से बड़ा हौसला मिलता है कि उपभोक्तावाद को साध्य मान लेने का विश्वास अब इस सगुण विवेचन में बदल रहा है कि हम इंसानों को पृथ्वी के संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। यह जरूरी भी है। एक तरह से पृथ्वी हमारी माँ ही तो है। अब तक हमारी यह माँ हमारा व्यवहार सहन करती आ रही है, लेकिन अब इसने ये दिखाना भी शुरू कर दिया है कि पानी सिर से गुजर चुका है। मेरी यही प्रार्थना है कि वातावरण व दूसरों के प्रति चिंता का ये संदेश चीन की जनता तक पहुंचा सकूं। चूंकि बौद्ध मत चीनियों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, मैं विश्वास करता हूं कि किसी दिन प्रयोगात्मक रूप से उनकी सेवा कर पाऊंगा। पिछले पंचेन लामा के पूर्वाधिकारी ने एक बार बीजिंग में कालचक्र संस्कार कराया था। यदि मैं भी करवा पाया तो ऐसा पहली बार न होगा, क्योंकि एक बौद्ध भिक्षु के नाते मेरी चिंता सारे मानव वंश तथा जीवों के कष्टों के प्रति है। मेरा विश्वास है कि कष्ट अज्ञान से होता है तथा लोग अपनी खुशी या संतोष के लिए दूसरों को दर्द पहुंचाते हैं। तो भी सच्ची खुशी भीतरी शांति व संतोष की भावना से मिलती है, और यह भावना परोपकार, प्यार व करुणा उपजाने व क्रोध, स्वार्थ तथा लालच मिटाने से आती है। कुछ लोगों को ये बात सीधापन लग सकती है, मगर उन्हें याद दिला दूं, हम दुनिया के किसी भी हिस्से से बेशक क्यों न हो, मूलभूत रूप से हम सभी बराबर इंसान हैं। हम सभी खुशी पाना व कष्टों से बचना चाहते हैं। सभी की एक जैसी मूल आवश्यकताएं व सरोकार हैं, और उससे भी बड़ी बात ये कि हम सभी अपना भाग्य खुद बनाने की आज़ादी चाहते हैं। पूर्वी यूरोप से लेकर अफ्रीका तक सारे विश्व में हो रहे महान परिवर्तन इसका साफ संकेत दे रहे हैं। साथ ही हिंसक विवाद, प्रकृति का विनाश, गरीबी, भूख इत्यादि जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है, वे मुख्यतः इंसान द्वारा ही पैदा की गई हैं। उन्हें खत्म किया जा सकता है मगर मानव प्रयत्नों व भाईचारे की समझ तथा विकास से। इसके लिए हमें आपस में व पूरी पृथ्वी के प्राणियों के लिए सुहृदयता तथा जागरूकता पर आधारित सार्वजनिक जिम्मेवारी विकसित करनी होगी। अब हालांकि प्यार तथा करुणा पैदा करने के लिए मैंने अपनी बौद्ध आस्था को मददगार पाया है, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि इन गुणों का विकास हर कोई किसी धर्म से या बिना धर्म के भी कर सकता है। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि सभी धर्मों का लक्ष्य एक है, भलाई करना तथा सभी जीवों को प्रसन्न रखना। साधन हालांकि अलग नजर आ सकते हैं मगर साध्य एक ही है। हम पर विज्ञान का न कम होने वाला प्रभाव पड़ता जा रहा है। ऐसे में मानवता याद दिलाने में धर्म व आध्यात्म की बड़ी भूमिका है। दोनों के बीच विरोध भास कहीं भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के भीतर अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। विज्ञान व बुद्ध की शिक्षाएं दोनों ही हमें सभी चीज़ों की मौलिक एकता के बारे में बताते हैं। मैं इस पुस्तक को तिब्बत के सभी दोस्तों को व्यक्तिगत धन्यवाद से पूरा करना चाहता हूँ। तिब्बती दुर्दशा के प्रति आपने जो सरोकार व समर्थन प्रदर्शित किया है उससे मैं खूब प्रभावित हूँ, और भुजाओं के बल से नहीं बल्कि सच्चाई व संकल्प के शक्तिशाली अस्त्रों के जरिए आज़ादी का संघर्ष जारी रखने का हौसला लिए हुए हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका धन्यवाद करते वक्त तथा हमारे देश में इस संकट की घड़ी में तिब्बत को न भूल जाने का आग्रह मैं सभी तिब्बतियों की तरफ से कर रहा हूँ। हम भी एक ज़्यादा शांतिपूर्ण, ज़्यादा मानवीय तथा ज़्यादा सुंदर संसार बनाने में योगदान देने की उम्मीद करते हैं। भावी आज़ाद तिब्बत ज़रूरतमंदों को सहायता देगा, प्रकृति को बचाना तथा शांति को बढ़ावा देना चाहेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आध्यात्मिक गुणों को यथार्थवादी व व्यावहारिक रुझान के साथ मिलाने की हमारी तिब्बती योग्यता हमें विशेष योगदान देने योग्य बनाएगी, भले ही यह योगदान छोटा सा ही क्यों न हो। अंत में मैं अपने पाठकों के साथ एक छोटी सी प्रार्थना साझी करना चाहूँगा जो मुझे बहुत प्रेरणा तथा संकल्प देती है। जब तक यह अंतरिक्ष रहेगा और जब तक जीव मौजूद हैं, तब तक मैं भी लगा रहूँगा दुनिया के कष्ट मिटाने में।